हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी इलेक्टिव विषय का एक चैप्टर जिसका नाम है संवदिया। सबसे पहले पाठ के नाम का अर्थ जानते हैं। पाठ के नाम का अर्थ है संवाद को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने वाला व्यक्ति यानी संदेशवाहक। इस कहानी के लेखक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जो हैं अपने अंचल के बारे में लिखते हैं। अंचल यानी अपने ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में लिखना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था और इसीलिए वो जाने जाते थे। तो इस कहानी में जो है संवदिया हरगोविंद नाम का एक व्यक्ति है और हरगोविंद जो है जलालगढ़ नाम के गांव में रहता है। हरगोविंद इस कहानी का नायक है, जलालगढ़ गांव में रहता है। कहानी जैसे ही शुरू होती है बड़ी बहुरिया उसको बड़ी हवेली बुलाती है क्योंकि उसको एक संदेश डिलीवर कराना है। यहाँ से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब बड़ी बहुरिया के बारे में थोड़ा सा बताया है कि बड़ी बहुरिया एक विधवा औरत है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसके पति 4 भाई थे जिनमें से बड़े भाई की मृत्यु हो चुकी है, यानी बड़ी बहुरिया उस परिवार के सबसे बड़े भाई की पत्नी थी। उनके पति की मृत्यु कैसे हुई थोड़ा सा बताया गया है कि 1 घंटे की बीमारी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई लंबी बीमारी उसको नहीं थी। अब बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाई क्या करते हैं, अपने अपने हिस्से लेकर के वो शहर में जा कर के बस जाते हैं। एक एक वस्तु का बंटवारा कर लेते हैं। बड़ी बहू जो है बिल्कुल अकेली रह जाती है। ये उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा बताया है लेखक ने। उसके बाद जैसे ही हरगोविंद हवेली में पहुंचता है वो जाकर के क्या देखता है कि एक मोदियाइन नाम की औरत बैठी है। कि उसका नाम नहीं है, उसको कहने के लिए मोदियाइन कहते हैं। और वो मोदियाइन जो है अपना उधार चुकता कराने के लिए बैठी है। मोदियाइन जो है उस गांव में एक दुकान चलाती थी, खाने पीने का छोटा मोटा सामान वो रखती थी उस दुकान पर और वो लोगों को उधार दे देती थी। उसके बाद जो है वो पैसे वसूल करते समय उनके साथ मिसबिहेव करती थी। हरगोविंद को समझ आ जाता है कि ये औरत जब तक यहाँ से नहीं उठेगी बड़ी बहू उनसे कोई बात नहीं करेंगी, उसको कोई संदेश नहीं सुनाएंगी। तो हरगोविंद जो है मोदियाइन को भगाने के लिए, उसको उठाने के लिए काबुली के नाम से चिढ़ाता है। अब इस कहानी में है कि मोदियाइन के घर में, उसके मकान में कोई कमरा खाली था और उसमें एक काबुल से आया हुआ व्यक्ति कपड़े बेचने का काम करता था। यानी उसने एक दुकान किराए पर मान लो दे रखी थी, उसमें एक व्यक्ति जो था वो कपड़े बेचता था। तो वो व्यक्ति जब कपड़े बेचता था तो लोगों को देने के समय पर बहुत प्यार से बोल करके अपनी मीठी बातों में फंसा करके लोगों को उधार कपड़े दे देता था। और जब वो यूज़ कर लेते थे, ले जाते थे, तो पैसे वसूलते समय उनके साथ वो मिसबिहेव करता था। तो वो मोदियाइन को काबुल के नाम से चिढ़ाता है। तो मोदियाइन जो है उठ करके चली जाती है। उसके बाद बड़ी बहू अपना संवाद बताती है कि उसको संवाद जो है अपने मायके भेजना है। संवाद बहुत परेशान करने वाला था। बड़ी बहू जो है बिल्कुल अकेली है हवेली में, कोई उसकी मदद करने वाला नहीं है, उसकी इनकम का कोई सोर्स नहीं है। एक नौकर था वो भी उसको छोड़ करके भाग गया है। अब ना कोई काम में उसकी मदद करता है, ना कोई उसको आर्थिक सपोर्ट करता है। अपना मन बहलाने के लिए उसके पास कोई व्यक्ति, कोई बच्चा या कोई साधन भी उपलब्ध नहीं है। वो बिल्कुल साग और बथुआ और ऐसी चीज़ें खा करके अपना जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। इस तरीके से जो उसका संवाद है वो अपनी माँ को ये भेजती है कि उसको वापस मायके बुला लिया जाए। मायके बुला लिया जाए। बहुत दुखी है, वहाँ वो जाकर के भाई भाभीयों की नौकरी करके वो रह लेगी, उनके बच्चों की देखभाल करके अपना पेट पाल लेगी। तो इतना दुख भरा संवाद है कि हरगोविंद लगातार परेशान रहता है। यानी पूरे समय जब से वो संदेश सुनाती है उसके बाद पूरी कहानी में हरगोविंद परेशान रहता है उस संवाद को लेकर के। उसके मन में लगातार उथल पुथल चलती रहती है। अब बड़ी बहू उसको संदेश भेजने के नाम पर 5 रुपए देने की कोशिश करती है उसके राह खर्च के लिए, लेकिन वो नहीं लेता क्योंकि संदेश में ही पता लगता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। वो मोदियाइन का उधार भी नहीं चुका पा रही थी, तो वो उससे पैसे नहीं लेता। अब
ट्रेन से जलालगढ़ से कटिहार होते हुए थाना भीमपुर जाना था। जलालगढ़ था संवदिया का गांव, हरगोबिंद का गांव, थाना भीमपुर था बड़ी बहुरिया का मायका, और कटिहार एक ऐसी जगह है जहां से उसको अपनी रेलगाड़ी बदलनी थी। तो ये रास्ता बताया है, इनके नाम आपको याद रखने पड़ सकते हैं। इस कहानी के बीच में ही लेखक ने संवदिया की विशेषताएं बताई हैं कि संवदिया कैसा व्यक्ति बन सकता है, उसके अंदर क्या टैलेंट होना चाहिए कि जो व्यक्ति किसी संवाद को बिल्कुल उसी सुर में, उसी भाव के साथ सुना सके जैसा संवाद उसे दिया गया है, हंसते हुए, रोते हुए, दुखी मन से, प्रसन्न मन से, जैसा संवाद है उसी भाव के साथ वो संवाद को डिलीवर कर पाए, ऐसी योग्यता हर व्यक्ति में नहीं होती। संवदिया जो है भगवान के घर से बन कर के आता है और इस टैलेंट को कोई सीख नहीं सकता। बाकी लोगों के मन में ये धारणा है कि कोई निठल्ला व्यक्ति है, कोई कामचोर है, शारीरिक मेहनत नहीं कर सकता, खेतों में कोई काम नहीं कर सकता, मेहनत मजदूरी वाला काम नहीं कर सकता, वो व्यक्ति जो है संवदिया बनता है, जिससे कि जो है खाली पड़ा रह करके वो अपना पेट भर सके। क्यों? इधर से संवाद किसी का लेकर के जाएगा, वो उसको राह खर्च देगा, फिर वो आगे जाएगा जहाँ संदेश डिलीवर करेगा, वो लोग उसको राह खर्च देंगे, उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। इस तरीके से कोई निठल्ला कामचोर व्यक्ति, पेटू व्यक्ति जिसको खाना बड़ा पसंद है, खाली रह कर के खाना बड़ा पसंद है, ऐसा व्यक्ति संवदिया का काम कर सकता है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो लेखक ने बताई हैं कि संवदिया की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उसके बाद जो है थाना भीमपुर वो बड़ी बहुरिया के घर पर पहुंच जाता है। उसके मन में उथल पुथल चलती रहती है। बड़ी बहू के मायके वाले उससे संवाद जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो उसको पहचानते थे। उनको पता था कि ये व्यक्ति संवदिया है, ये कोई संवाद लेकर के आया होगा, लेकिन हरगोबिंद की हिम्मत नहीं होती कि वो उनको संवाद सुना पाए। उनकी हिम्मत इसलिए नहीं होती कि बड़ा दुख भरा संवाद है, लोगों को अगर पता लगेगा तो उसके गांव का नाम लेकर भी वो थूकेंगे कि जमींदार के बहू की हालत इतनी खराब है, तो गांव के लोग कितने निर्दयी, कितने स्वार्थी होंगे। जमींदार का परिवार एक ऐसा परिवार होता था जहां से लोगों को हर समय मदद उपलब्ध होती थी, चाहे बाद में वो उसके लिए कितना भी वसूल करते, लेकिन बिल्कुल समय पर उनको इमरजेंसी के टाइम उनको वहीं से मदद उपलब्ध होती थी। ऐसे घर की बहू जो है इतनी परेशान है, गांव की वो लक्ष्मी के समान थी, उन्होंने गांव वालों की इतनी मदद की और उसके बाद जो है जब उसकी ऐसी हालात है, कोई भी गांव वाला उसकी मदद करने को तैयार नहीं है, उसके परिवार वाले भी उसको छोड़ करके चले गए हैं। ऐसी सारी सिचुएशन को बार बार मन में सोच के परेशान रहता और संवाद नहीं सुना पाता। जब उससे पूछा जाता है कि किस पर्पस से वो आया है, तो वो इसी बात को टाल देता है कि वो किसी पास के गांव में आया था तो सोचा आपसे मिलता चलो, यहाँ कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, यहाँ मैं आपसे परिचित हूँ, बहुत दिन हो गए मिले हुए, और इस तरीके की इधर उधर की बातें करके उनको मना कर देता है कि वो कोई संदेश लेकर के नहीं आया। वापसी में लौटते समय उनसे भी वो राह खर्च नहीं लेता। उसको पता था कि अगर उसने राह खर्च मांगा तो वो उसके बारे में क्या सोचेंगे कि संवदिया की हालत ही इतनी ख़राब है, तो वो गांव की हालत भी शायद उतनी ही ख़राब हो, या वो उनको कोई ऐसा मैसेज नहीं देना चाहता था कि उसकी हालत इतनी ख़राब है या उसके गांव की हालत इतनी ख़राब है, तो वो उनसे पैसे नहीं लेता। अब वो पैसे नहीं लेता तो उसके पास जो टोटल पैसे होते हैं वो इतने होते हैं कि वो आधे रास्ते तक की ट्रेन की टिकट खरीद सके। तो वो आधे रास्ते पहुंचता है, उसके बाद जो है उसको क्या करना पड़ता है, वो पैदल जाने का निश्चय करता है। वो जलालगढ़ तक पैदल जाता है और उसकी दूरी जो है 20 किलोमीटर, 20 कोस दूरी होती है। 20 कोस वो पैदल जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते रेल में जाने के। तो 20 कोस पैदल चलने के बाद जब वो देखता है गांव पहुंचने वाला होता है, तो वो चक्कर खा करके गिर पड़ता है। जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो अपने आप को हवेली में पाता है। हवेली में जैसे ही वो बड़ी बहू को देखता है, वो परेशान हो जाता है, रोने लगता है, उससे माफ़ी मांगने लगता है। माफ़ी इसलिए क्योंकि उसने
कोई उसको काम दे करके भेजा था और वो उस काम को वो करके नहीं आया, अपना संदेश जो है उसको पहुंचाना था वो उसको पहुंचा करके नहीं आया। तो वो मन ही मन में फैसला करता है कि बड़ी बहू की देखभाल वो उसका बेटा बन करके करेगा। वो भी खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है, बड़ी बहू भी अकेली है, उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तो वो डिसाइड करता है कि वो उसको अपनी माँ के तरीके से रखेगा और वो मेहनत करेगा और उसकी ज़िम्मेवारी उठाएगा। और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको छोड़ करके, उसके गांव को छोड़ करके कहीं भी कभी भी ना जाए। उसके बाद जो है एंड में बड़ी बहू भी अपने संदेश पर पछता रही थी कि सारी उम्र निकल गई और अब कुछ समय के लिए वो क्यों अपने गांव में जाए, क्यों अपने गांव की और अपने परिवार की, अपने ससुराल की बेइज्जती करवाए। तो वो भी अपने संदेश पर पछता रही थी कि उसको ये ऐसा संदेश नहीं भेजना चाहिए था। और यहाँ हमारी कहानी जो है ख़त्म होती है। तो इस पूरी कहानी में क्या है, एक लेडी है, उसको अपने मायके संदेश भेजना है। संदेश को ले जाने का काम एक व्यक्ति करने वाला है। वो व्यक्ति ले जाएगा उस संदेश को और उसका काम है केवल वो संदेश वहाँ जा कर के डिलीवर कर देना। लेकिन वो संदेश इतना दुखी करने वाला था, वो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वो डिसाइड करता है कि इस समस्या का सॉल्यूशन वो खुद करेगा। वो उसको उसका गांव छोड़ने नहीं देता है और वो उसकी जिम्मेदारी उठाने का निश्चय करता है। तो एक बड़ी आसान सी कहानी है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें छिपी हुई बातें या छिपे हुए अर्थ नहीं हैं।